आगे नोट कर लेंगे। गायन संबंधी सप्त स्वरों की जानकारी मिलती है। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड संबंधी जानकारी मिलती है, ये भी नोट कर लें। यजुर्वेद से कर्मकांड संबंधी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से कर्मकांड संबंधी जानकारी मिलती है, संबंधी जानकारी मिलती है। आगे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण के मंत्र और आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां मिलती हैं, से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। जानकारी मिलती है। अभी हमें देखें, चारों वेदों के पुरोहितों के नाम अलग अलग। अब वही पूछा जाता है कि चारों वेदों के पुरोहितों का नाम क्या है। ये नोट कर लें। ऋग वेद का पुरोहित होत्री है। ऋग वेद का पुरोहित होत्री है। होत्री है। दूसरा, साम वेद का पुरोहित उद्गाता है। साम वेद का पुरोहित उद्गाता है। यजुर्वेद का पुरोहित अदरवयु है। यजुर्वेद का पुरोहित अदरवयु है। अदरवयु है। और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म है। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म है। ब्रह्म है। आगे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है आगे नोट कर लेंगे। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। आगे मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। उपनिषद है जिसमें पहली बार उपनिषद है जिसमें पहली बार उपनिषद है जिसमें पहली बार सत्यमेव जयते शब्द दिया गया है। पहली बार सत्यमेव जयते शब्द दिया गया है। शब्द दिया गया है। तो यहां पे देखें, एक सवाल है कि पहली सत्यमेव जयते कहां से दिया गया है? अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद के एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, उसमें दिया गया है। आगे नोट कर लें। जबालोपनिषद में जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का
पहली बार उल्लेख है मिलता है। चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख है मिलता है। पहली बार उल्लेख है मिलता है। उल्लेख है मिलता है। उल्लेख है मिलता है। आगे हम बातें करें तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो एक एक कबीला के रूप में रहते थे। कबीला के रूप में रहते थे। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन सा था? घोड़ा था। दूसरी प्रिय पशु कौन थी? गाय, जो उन्हें दूध देती थी, बछड़ा देती थी कृषि कार्य हेतु। ये नोट कर ले, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय पशु घोड़ा था। अब यहां पे देखें, इस समय जो वस्तु विनिमय का माध्यम था वो वस्तु विनिमय का कार्य गाय किया करते थे। वस्तु विनिमय का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? गाय के द्वारा। ये नोट कर लें, इस समय वस्तु विनिमय का कार्य गाय के द्वारा किया जाता था। गाय की मुद्रा थी, गाय के लिए ही लड़ाइयाँ होती थी, गाय के लिए ही युद्ध लड़ा जाता था। इसलिए वस्तु विनिमय का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? गाय के द्वारा किया जाता था। गाय के द्वारा किया जाता था। आगे नोट कर लें, ऋग वैदिक काल पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग वैदिक काल पितृसत्तात्मक समाज था। समाज था। आगे नोट कर लें, अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मैनाक, उत्तर वैदिक काल में मैनाक, त्रिकुंद, मैनाक, त्रिकुंद, त्रिकुंद इत्यादि पर्वत श्रेणियों का उल्लेख है मिलता है। इत्यादि पर्वत श्रेणियों का उल्लेख है मिलता है। उल्लेख है मिलता है। अब यहां पे देखें, यहां पर एक सवाल है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यहीं पर नोट कर लें, अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। पुत्रियां कहा गया है। आगे नोट कर लें, दो पुत्रियां कहा गया है। अगला पॉइंट है, राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय का आयोजन किया जाता था। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। राजसूय
यज्ञ का आयोजन किया जाता था। दूसरा पॉइंट है ये नोट कर लें, राजा उत्पत्ति के विषय में, राजा के उत्पत्ति के विषय में जानकारी एत्रेव है। उत्पत्ति के बारे में जानकारी एत्रेव ब्राह्मण से मिलती है, ब्राह्मण से मिलती है। आगे नोट कर लें, उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे। लाल रंग के मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे, सबसे अधिक प्रचलित थे। आगे नोट कर लें, दूसरा पॉइंट है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख है। जो गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख है छांदोग्योपनिषद से मिलता है, छांदोग्योपनिषद से मिलता है, छांदोग्योपनिषद से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, से मिलता है। अगला पॉइंट है अभी हमें देखें, इस समय अलग अलग दिशाओं के राजाओं के नाम भी अलग अलग मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का भी आविष्कार हुआ 1000 ईस्वी में एटा जिला में हुआ, अतरंजी खेड़ा में, उत्तर प्रदेश में। और इस समय अलग अलग दिशाओं के राजाओं के नाम भी अलग अलग मिलने लगते हैं। ये नोट कर लें, उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा जाता था। उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। आगे पूरब के राजा को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम के राजा को सौराट कहा जाता था। सौराट कहा जाता था। जबकि मध्य देश के राजा को राजा के नाम से पुकारा जाता था। मध्य देश के राजा को राजा के नाम से पुकारा जाता था। राजा के नाम से पुकारा जाता था, के नाम से पुकारा जाता था। आगे नोट कर लें, आगे नोट कर लें। अभी हमें देखें, जो 1000 ईस्वी है, उसी 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास पहली बार लोहे का आविष्कार हुआ। और लोहे के आविष्कार ने एक तरह से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। और इसी कृषि के क्षेत्र में क्रांति आने के कारण आगे चलकर द्वितीय नगरीयकरण का युग आया।
सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन का काल आया। प्रथम अर्बन रेवोल्यूशन नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता थी और दूसरी नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थी। ये नोट कर लें। इसी समय 1 ईसा पूर्व के आसपास 1000 ईसा पूर्व के आसपास है उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से लोहे के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आगे नोट कर लें। आगे नोट कर ले। अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है। 16 महाजनपद 16 महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है। आगे नोट कर लें। उल्लेख है मिलता है जिसमें बिहार में अंग मगध है और बज्जी महाजनपद फैला हुआ था। बज्जी महाजनपद फैला हुआ था। महाजनपद फैला हुआ था। अब यहां पे देखें, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये नोट कर ले। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी थी। चंपा नगरी थी। चंपा नगरी थी। आगे नोट कर ले। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। राजगृह थे। आगे नोट कर ले। राजगृह थे। इस मगध महाजनपद में ही हर्यक वंश का शासन था। मगध महाजनपद में ही हर्यक वंश का शासन था। वंश का शासन था। आगे नोट कर ले। गौतम बुद्ध का जन्म साक्य गणराज्य में हुआ था। साक्य गणराज्य, साक्य वंश, साक्य गणराज्य साक्य वंश में हुआ था। साक्य गणराज्य साक्य वंश में हुआ था।
आगे नोट कर लें। हुआ था दूसरा पॉइंट है, अला पॉइंट नोट कर लें। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, नागार्जुन को माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख है भगवत गीता में मिलता है। उल्लेख है भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में मिलता है। आगे नोट कर लें। अभी हमें देखें, दक्षिण भारत में जो अलवार संत थे, धर्म के उपासक थे। दक्षिण भारत में अलवार संत वैष्णव धर्म के उपासक थे, और जो नयनार संत थे वो शैव धर्म के उपासक थे। एक नोट कर लें। दक्षिण भारत में अलवार संत, दक्षिण भारत में अलवार संत वैष्णव धर्म के उपासक थे। अलवार संत वैष्णव धर्म के उपासक थे। उपासक थे। जबकि नयनार संत शैव धर्म के उपासक थे। ये बिहार में अलवार नयनार खूब पूछा जाता है। शैव धर्म के उपासक थे, तो नयनार शैव और अलवार वैष्णव धर्म के उपासक थे। आगे नोट कर लें। उपासक थे। इस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन था। अब यहां पे देखें, एक सवाल पूछ जाता है कि किसे अनुलोम विवाह कहा जाता है और किसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। किसे अनुलोम कहा जाता है, किसे प्रतिलोम कहा जाता है। इन दोनों विवाहों का उल्लेख भी इस समय मिलता है। ये नोट कर लें। इस समय अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब यहां पे देखें, एक सवाल है कि अनुलोम विवाह में क्या था, पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या उससे निम्न वर्ण की होती थी। पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या उससे निम्न वर्ण की होती थी। इस विवाह को अनुलोम कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह में क्या था, कन्या उच्च वर्ण की और पुरुष उससे निम्न वर्ण का होता था। एक नोट कर ले। अनुलोम विवाह में, अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या उससे निम्न वर्ण की होती थी। और कन्या उससे निम्न वर्ण की होती थी। होती थी। दूसरा पॉइंट है, कन्या उससे निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में महिला उच्च वर्ण की, महिला उच्च वर्ण की और
पुरुष उससे निम्न वर्ण का होता था। होता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है तो इस तरह यहां पे देखा जाए, हमने बातें किया। अब हम लोग बातें करेंगे जो हर्यक वंश है। फिर हर्यक वंश की समाप्ति किसने किया? हर्यक वंश में 3 राजा हुए। 3 राजा के बाद फिर हर्यक वंश की समाप्ति किया शिशुनाग वंश ने, उसमें 2 राजा हुए। फिर आगे चल के आपका कर्ण वंश हुआ। कर्ण वंश के बाद फिर नंद वंश आया। नंद वंश की समाप्ति किसने किया? मौर्य वंश ने किया। ये पर नोट कर लेंगे, स्टार मार्क है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अब यहां पे देखें, इस बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या करके और गति को प्राप्त किया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनके मित्र भी थे। ये नोट कर ले, बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन है और उनका मित्र था। गौतम बुद्ध का समकालीन है और उसका मित्र था। आगे नोट कर ले, बिंबिसार ने चंपा और काशी को अपने राज्य में विलय किया था। चंपा और काशी को अपने राज्य में विलय किया था। राज्य में विलय किया था। अपने राज्य में विलय किया था। दूसरा पॉइंट है, आगे नोट कर लें, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। उसी का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किया। लेकिन अजातशत्रु बाद में अपने पुत्र के द्वारा मार डाला गया। अजातशत्रु बाद में अपने पुत्र के द्वारा मार डाला गया। पुत्र के द्वारा मार डाला गया। मार डाला गया। आगे देखते हैं, मार डाला गया। एक नोट कर लें, अजातशत्रु ने पहली बार गंगा और सोन के संगम पर, पहली बार गंगा और सोन के संगम पर, सोने के संगम पर पाटली ग्राम नामक नगर की पहचान किया था। पाटली ग्राम नामक नगर की पहचान किया था। नगर की पहचान किया था। नगर की पहचान किया था। दूसरा पॉइंट है, पहचान किया था। दूसरा पॉइंट है,
अजात शत्रु के पुत्र उदायन ने इसकी हत्या किया। उदायन ने इसकी हत्या किया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पुत्र को राजधानी बनाया। आगे नोट कर ले, स्टार मार्क है। राजधानी बनाया। दूसरा पॉइंट है, अजात शत्रु के शासन काल में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई थी। आगे नोट कर लें, अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे किया गया था, पूछा जाता है। राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। अब यहां पे देखें, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ था, किसने अध्यक्षता किया था, पूछा जाता है। 100 वर्ष के बाद 383 में वैशाली में हुआ था। वैशाली के बालूकाराम बिहार में। यहीं पर नोट कर ले, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। बालूकाराम बिहार में हुआ था। आगे नोट कर ले, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, ये नोट कर लें, कुंडल वन में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। किया गया। तो बाकी बातें हम लोग करते हैं कल।